So, a very good morning to all of you. Welcome you all in Chapter 2 Microorganism Friends and Foe of Class 8. हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्लास 8 के पढ़ा था कि इरिगेशन से रिलेटेड चैप्टर था. ओके, सो नाउ वी विल read chapter 2 microorganism friends and foe. Okay, microorganism friends and foe, as the chapter suggests, बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो फ्रेंड्स होते हैं और फो भी होते हैं. फो का मतलब क्या होता है पता है आपको? एनिमी. फ्रेंड्स का मतलब तो सारे लोग जानते होंगे, लेकिन फो का मतलब होता है एनिमी यानी दुश्मन. या ये जैसे कि आपका यहाँ पे चैप्टर दिखा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं. लेट्स सी व्हाट इट इज सेइंग इन द चैप्टर. Okay, you have seen several kinds of plants and animal. आप लोगों ने बहुत तरह के plants and animals देखे होंगे. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms, okay, or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. Okay. हम लोगों ने बहुत सारा प्लांट्स और एनिमल्स को तो देखा ही है जो हमारे आसपास रहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको कि हम नहीं देख सकते अपनी नंगी आंखों से, जिनको कि हम नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या उनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट कलर. आप लोगों ने देखा होगा कि रेनी सीजन्स में, यानी कि जब बरसात का दिन होता है या मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो ब्रेड के ऊपर, ऐसे ब्रेड होता है ना, उसके ऊपर ग्रेइश टाइप का या वाइट कलर का इस तरह से जो है सो कुछ उग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, ठीक है. ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लासेस. अगर आपके घर में मैग्नीफाइंग ग्लासेस होगा तो ये जो पैचेस होगा इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है. Tiny black rounded structure. Do you know what these structures are and where do these come from? क्या आपको पता है, आप जब उसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखेंगे तो आपको ब्लैक कलर का राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देगा. तो क्या आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर जो होते हैं इसको क्या कहते हैं और ये स्ट्रक्चर कहाँ से आते हैं? ओके, नाउ लेट्स इन्वेंट. अब ये तो हमारे दिमाग में आ गया कि हाँ ठीक है, ब्रेड होता है, ब्रेड के ऊपर वाइट पैचेस या ग्रे पैचेस आ जाते हैं, लेकिन अब हम लोगों को ये इन्वेंट करना है कि कैसे, कहाँ से आते हैं, एक्चुअली व्हाट दे आर. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी चैप्टर का टॉपिक है. ओके, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. आपको कुछ क्या करना है, गीली मिट्टी को ले लेना है बीकर में. बीकर इस तरह का होता है, ठीक है. बीकर या किसी कंटेनर में भी ले सकते हैं या फिर शीशे की ग्लास में भी ले सकते हैं. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन. सेटल डाउन का मतलब जैसे कि आप पानी लिए, ठीक है, उसमें बीकर में सॉइल को डाले, तो जब सॉइल बैठ जाए ना नीचे, सेटल डाउन हो जाए, देन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर द माइक्रोस्कोप. जो पानी होता है ना, जैसे हम सॉइल लिए, सॉइल नीचे बैठ गया, फिर उसमें जो पानी है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप. तो ये कह रहे हैं कि आप बीकर में सॉइल डालिए और उसमें पानी डालिए, तो उस पानी को आप ऑब्जर्व कीजिए या पॉन्ड के पानी को ऑब्जर्व कीजिए. आपको पता है, आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर. मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर. आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, ब्लैक कलर का या छोटा छोटा कीड़ा टाइप का मिलेगा. इज दैट क्लियर? वो आपको दिखाई देगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है. आपको ऐसे लगेगा कि इस तरह से कुछ 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 चल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो अनएडेड आइज से हम लोग देख नहीं सकते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको कि या तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना होगा या किसी और चीज़ से देखना होगा. अनएडेड आइज से हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं. दीज ऑब्जर्वेशन सो दैट
वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों को क्या दिखाता है कि जो हमारा वाटर है और जो हमारा सॉइल है वो सब में टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। मतलब वो सारे जो टाइनी ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं वो माइक्रोब्स में नहीं आते। एक हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। हम लोगों को घर के आसपास ना नली बहता है, ठीक है, तो नली का पानी ऐसे आपको ब्लैक ब्लैक लगेगा, लेकिन जब नज़दीक जाकर के झांकिएगा ना तो बहुत उस पानी में देखिएगा छोटे 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 कीड़ा रहता है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि वो जो है वो मतलब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन टाइनी ऑर्गेनिज्म ज़रूर होते हैं। तो हर टाइनी ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोब्स नहीं बोल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि किसको माइक्रोब्स बोलते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे cannot be seen with the unaided eyes। unaided eyes का मतलब क्या है कि कुछ अगर आप एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रहे हैं, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपको वो नहीं दिखेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सम ऑफ दीज such as fungus that grows on bread can be seen with magnifying glass। जो हमारे ब्रेड पे ग्रेश या वाइट कलर का होता है वो तो फंगस होता है, उसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। लेकिन कुछ तो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिखेंगे, उनको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। नाउ यू कम टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं। ओके, अब अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, और माइक्रोब्स तो किसको कहते हैं? दोज टाइनी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आईज। अनएडेड मतलब अनअसिस्टेंट, अनअसिस्टेड मतलब कि जिसको कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप का हेल्प नहीं दीजिएगा तो आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 4 मेजर ग्रुप्स। These groups are bacteria, fungi, protozoa and algae। देखिए एक लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, that here it is saying that microorganisms are classified into 4 major groups। ऐसा नहीं है कि बस यही ग्रुप्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उसको अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन ये मेजर ग्रुप है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। ओके, मैं आप लोगों को ये जो फिगर दिया हुआ है, जो लेवल फिगर है, मैं यहाँ पे ले जा करके कुछ बैक्टीरिया और फंगाई के फोटोज हैं वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ऑन मूविंग फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ते हैं। One line is very important. Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. This one is very, very important. Viruses are also microscopic. Okay, what this term microscopic represent? Viruses जो होते हैं ना, समझिए, ये living thing की भी तरह काम करते हैं और ये non living thing की तरह भी काम करते हैं। जब ये बाहर होते हैं तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनको एक लिविंग बॉडी चाहिए, यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसमें कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाए। जस्ट लाइक कोरोना वायरस। हम लोग कह रहे थे ना कि कोरोना वायरस में कभी कोई ये सोचा कि कोरोना वायरस जब स्प्रेड हो रहा था, एकदम ध्यान से समझिएगा इस बात को, कोरोना वायरस जब स्प्रेड हो रहा था तो हम लोगों ने क्यों लगा करके रखा हुआ था कि कर्फ्यू लगा के रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए क्योंकि वायरस है, ठीक है, अगर कोई टच किया तो उसको अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मिला, कोई और लिविंग बॉडी, तो वो खुद ब खुद 72 आवर्स के अंदर मर जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि कोरोना एक वायरस था, तो वो जब तक उसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा है, जब तक उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा, तब तक तो वो नॉन लिविंग थिंग है। वो एक सर्टेन टाइम तक वो जिंदा रहेगा नॉन लिविंग थिंग्स पे, जैसे डेस्क पे लग गया, पेन पे लग गया, तो वो एक 72 आवर्स तक जिंदा रहेगा, फिर वो खुद ब खुद मर जाएगा, तो उससे कोई खतरा नहीं है। दैट इज वाई कर्फ्यू का प्रोविजन किया गया था जब कोरोना आया था, ठीक है।
कोरोना वायरस। तो कोरोना इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, इसीलिए यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक टर्म यूज किया गया है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोरोना से रिलेट कीजिएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। लिविंग कैसे होते हैं कि होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे बॉडी में मिला, जैसे मान लो तुम्हारे बॉडी में कोरोना वायरस है, हम कॉन्टैक्ट में आए, मेरे अंदर उसके अंदर कोरोना मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मेरे अंदर कोरोना मल्टीप्लाई होने लगा, वो लिविंग थिंग की तरह रिएक्ट करने लगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पेन छुए, पेन 72 आवर्स तक छोड़ दिए, देन क्या हुआ, वो आपका वो मतलब वो खुद ही मर गया। इसीलिए आप लोगों को पता है मुझे भी कोरोना हुआ था, तो हम जिस रूम में आइसोलेट हुए थे तो उस रूम को मैंने 9-10 दिन तक छोड़ दिया कि कोई उस रूम में आएगा नहीं, जाएगा नहीं, कुछ भी छुएगा नहीं, तो वायरस खुद ब खुद मर जाएगा, तो किसी को स्प्रेड होने का खतरा नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक टर्म इसीलिए यूज किया हुआ। विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। अब ऐसा नहीं है कि मतलब जो वायरस है वो ह्यूमन बींग्स में ही होगा, वो बैक्टीरिया में भी जा सकता है, वो प्लांट्स में भी जा सकता है और वो एनिमल में भी जा सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर सोन इन फिगर 2.5। यहाँ पे मैं फिगर दिखा दूंगी आपको। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? बीमारी, ठीक है। एलिमेंट्स का मतलब होता है बीमारी। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, लिख लीजिए। कुछ एलिमेंट्स यहाँ पूछा जाता है कि कोल्ड इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फ्लुएंजा बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ओके, दैट कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। और पोलियो और चिकन पॉक्स ये तो हो गया हल्का फुल्का बीमारी, कुछ सीरियस बीमारी भी है जैसे कि पोलियो है चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस से ही होता है। ओके, एक और बात, आगे जब आप पढ़िएगा तो आपको एक टेबल मिलेगा कि कुछ बीमारी के नाम होंगे और सामने में दिया होगा कि विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज दैट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पेज 24 में जाइएगा ना, तो आपको एक साइड में देखिएगा ह्यूमन डिजीज है और कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है, और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका आता है कि कौन सा बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। तो बिल्कुल जहाँ कहीं भी इस चीज़ का जिक्र है, बिल्कुल अटेंटिव हो जाइएगा कि ये बीमारी इस चीज़ से होता है। ओके, नाउ diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa. This one is also very important. Diseases जैसे dysentery होता है, मलेरिया होता है, तो ये किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। Whereas typhoid and TB are caused are bacterial disease. देखिए यहाँ पे 6-7 बीमारी का पता चल गया हम लोगों को। Common, okay, cold, influenza, cough by viruses, polio and chicken pox by viruses. Okay, डिसेंट्री, मलेरिया, प्रोटोजोआ, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया। हम हमेशा ना कोड बना करके याद करने किसी चीज़ को बताते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन सबको होता है। जब मैं भी पढ़ती थी तो मुझे कंफ्यूजन होता था, कफ को लिख देते थे बैक्टीरिया से होता है, पोलियो को प्रोटोजोआ से। देखिए इसका एकदम आप वो बना लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कोल्ड, सी फॉर कोल्ड, CIC, ठीक है। कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, ओके, पोलियो, चिकन पॉक्स, CIC-PC, या फिर CCC-IP लास्ट में इसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये हमेशा याद रखिएगा कि शुरू का जो कोड है वो डिजीज है और लास्ट वाला जो है वो क्या है? आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो V से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? वायरस। तो CCC-IP वायरस से होता है, CCC-IPV ये याद रहेगा, CCC-IPV। CCC से क्या क्या? कफ, कोल्ड, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, वायरस से होता है। नाउ कम टू प्रोटोजोआ से क्या होता है? DMP याद रहेगा, डिसेंट्री, मलेरिया, प्रोटोजोआ, ये याद रखिए। CCC-IPV, ठीक, CCC-IPV ये एक नंबर याद रखिए। DMP, डिसेंट्री, मलेरिया, प्रोटोजोआ, इससे याद रहेगा। TTB, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया। एक और चीज़ है इजी, C वाला जो बीमारी होता है ज़्यादातर वायरसेस से होता है,
टी वाला जो बीमारी है वो ज़्यादातर बैक्टीरिया से होता है। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका बहुत नहीं दिमाग में, जो एकदम डम्प स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये 3 जो आपका अभी तक जितने बीमारी अभी हम लोग पढ़े उतना में आया। तो और ये याद रखिएगा कि लास्ट में जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ाबेट का, वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? देखिए, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का पिक्चर का डिस्कशन हुआ था ना ऊपर में, ऊपर वाले पैराग्राफ में, कि फिगर 2.1 में कुछ बैक्टीरिया के फोटो है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप जिससे भी लिया हुआ हो, ये कुछ बैक्टीरिया के पिक्चर्स हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ वायरसेस होंगे। प्रोटोजोआ है, एल्गी है, देखिए यहाँ पे ये क्लैमाइडोमोनस है और स्पाइरोगेरा है, ये एल्गी है। ठीक है, एमीबा है, पैरामीशियम है, ये प्रोटोजोआ है। ओके, आप ये सब नाम याद रख लीजिएगा कि एग्जाम्पल्स में गिव 2 एग्जाम्पल्स का, लाइक आपका क्वेश्चन आ सकता है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ, देन एमीबा एंड पैरामीशियम आर द एग्जाम्पल्स। ओके, आपको याद रखना होगा, थोड़ा इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। ओके, फंगाई का नाम, देन ब्रेड मोल्ड, पेनिसियम एंड Aspergillus. Okay, these are the names of fungi. Okay, now till now what we have read, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि what are microorganism, what are the major classifications of microorganism. Now what are the diseases, some diseases caused by microorganisms. So now moving forward we will study where do microorganism live, कि ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रहते कहाँ हैं आखिर। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया एंड सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेल्यूलर सच एज मेनी एल्गी एंड फंगाई। ओके, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर। बैक्टीरिया को कह रहा है कि बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल्ड होते हैं। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कीप दिस इन माइंड, दैट नेम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल्ड, देन द आंसर इज बैक्टीरिया। ओके, नेम ऑफ 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टी सेल्यूलर और फाइंड इन कॉलोनीज। आगे आपको पता चलेगा कि कॉलोनीज में कौन कौन से रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसका आंसर क्या होगा, एल्गी एंड फंगाई। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर तरह के इन्वायरमेंट में होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरह के इन्वायरमेंट में होते हैं, लेकिन रैपिडली ग्रो करने का कहीं कहीं जो होता है वो आपको बोलते हैं ना फेवरेबल सिचुएशन और अनफेवरेबल सिचुएशन, ये हमेशा होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो रहेगा, गर्मी में भी रहेगा, ठंडा में भी रहेगा, बरसात में भी रहेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक फेवरेबल कंडीशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, एक अनफेवरेबल कंडीशंस होता है। ओके, जैसे कि गंदगी में, जमा हुआ पानी में, ये सब में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी रैपिडली ग्रो करते हैं, और ड्राई में जहाँ सनलाइट पड़ता है, जहाँ गर्मी होता है वहाँ। इसीलिए जब कोरोना था तो हम लोग क्या करते थे, दही नहीं खाते। दही तो खाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन दही क्यों मना करते थे, क्यों गर्म पानी पीते थे। ठीक है, विटामिन सी का ज़्यादा इंटेक क्यों करते थे हम लोग, फ्रूट जूस क्यों मना करते थे, क्योंकि एक होता है फेवरेबल कंडीशन जो उसको जल्दी ग्रो नहीं करने देगा, और एक मतलब फेवरेबल कंडीशन जिसमें कि वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, और एक होता है अनफेवरेबल कंडीशन जिसमें कि वो उतनी जल्दी से रैपिडली ग्रो नहीं करेगा, उसका ग्रोथ रेट कम होगा, बट वो रहते हर कंडीशन में। ओके, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट्स टू मार्सीलैंड। ओके, marshland. They are also found inside the bodies of animals including humans. Yes, of course, microorganism जो होते हैं हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं. Some microorganism grow on other organism while others exist freely. कुछ microorganism होते हैं जो कि freely grow करते हैं, और जो कुछ होते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका अदर ऑर्गेनिज्म पे कौन सा ग्रो करता है, वायरस. इसको याद रखिएगा. Name the microorganism which grow on other organism which need a host organism to grow. Okay, तो इसका आंसर क्या होगा, वायरस. और इसीलिए वायरस ना खुद को बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग बनाते हैं. जैसे देखिए आप सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़, लेकिन वायरस का एक डेफिनेशन अलग से है ना, एक माइक्रोस्कोपिक टर्म आया वायरस के लिए, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट.
माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि हम लोग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, वेयर आर सम ऑफ देम आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज. लेट्स स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, वी ऑल आर ऑफ ग्रे कलर, ये हमेशा याद रखिएगा. प्रकृति में जो कुछ भी चीज़ है वो अच्छी भी है और बुरी भी है. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल ऑल्सो एंड दे आर हार्मफुल ऑल्सो. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है, बहुत जगह पे हेल्पफुल है, जो कि हम लोग का हेल्प करता है, और बहुत जगह पे हार्मफुल भी है. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हेल्पफुल है और कैसे हार्मफुल है. ओके, माइक्रोऑर्गेनिज्म. Microorganisms are used for various purposes. They are used in preparation of curd, bread, cake. Okay. Microorganism जो होते हैं, number one, they are used for many purposes. Microorganisms are used for preparation of curd, bread and cake. यहाँ पे right 2 or 3 benefits आ जाएगा आपका. Benefits of microorganism. So they are used in the preparation of curd, bread and cake. Okay. Now, they are also used up in cleaning the environment. Second number, used for cleaning the environment. अगर आपका क्वेश्चन आ गया राइट 2 benefits या 4 benefits या 5 benefits, whatever it is, तो ये सेकेंड पॉइंट है आपका. इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट. लैटर ऑन आई विल डिस्कस दैट हाउ. ओके, कैसे क्लीनिंग अप में काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peel, remains of animals and feces etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Okay, recall that bacteria are also used in the preparation of medicine. Okay, देखिए ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है ये हमारा इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करता है. अच्छा, कभी सोचे हो कि इन्वायरमेंट को अगर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन नहीं करते तो क्या होता. मान लो ठीक है कुछ सड़ा हुआ पड़ा ही हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं उसको डिकम्पोज करते तो क्या होता. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता, डेड बॉडीज पड़ी रहती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको तोड़ करके सॉइल में नहीं मिलाते तो पूरा अर्थ डेड बॉडीज और कचरे से भर जाता और फिर हम लोग कहाँ रहते. तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हेल्पफुल है. एक कुछ टाइम लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, लाश को भी तुम देखते हो मुसलमान लोग लाश को गाड़ देता है, क्या होता है वो 100 साल बाद तक वो लाश निकालोगे तो वैसे ही रहेगा. नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उसको धीरे धीरे मिट्टी में गाड़ दफना देता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उसको क्या करते हैं धीरे धीरे. अच्छा, एक और बात बताते हैं. ये तो हो गया आपका. आप कभी ये सोचे हो कि जब हिंदू लोग लाश को जलाते हैं आम का लकड़ी डालता है, चंदन का लकड़ी डालता है, क्यों डालता है. कभी सोचे हो कि क्यों डालता है. घी डालता है ऊपर से, ताकि जब लाश जले तो उससे जो हार्मफुल गैसेस निकले उसको न्यूट्रलाइज कर दे चंदन का लकड़ी, आम का लकड़ी. समझे, जो भी सनातन धर्म में हमारा नियम बनाया गया है वो सारा जो नियम है ना आपका, वो इन्वायरमेंट को संतुलित करने के लिए, प्रकृति को संतुलित, ऐसे ही नहीं बनाया गया है वो. बस उसको ऐसे ऑर्थोडॉक्सली आप लोग फॉलो मत कीजिए. हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है. समझे, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है. तो फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट, pills, remains of animals and feces are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Okay, now it is also recall that bacteria are also used in the preparation of medicine. Third point, this is third point. 2 points we have already got. Ye third point, that microorganisms are helpful in preparation of medicines, that is antibiotics. In agriculture they are also used to increase soil fertility by nitrogen फिक्सिंग. राइजोबियन बैक्टीरिया हम लोगों को मिलता था ना लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में काम करता था. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने में काम करता है. आपको समझ में आ गया. यहाँ देखिए 4 पॉइंट्स आपको मिल गया आंसर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस. तो बेनिफिशियल, हाउ कैन यू से दैट, राइट 4 बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो पहला आपका क्या हो जाएगा, दे आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, ऊपर जो आप पढ़े थे. उसके बाद दे आर यूज फॉर क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट. नंबर सेकेंड. नंबर थर्ड, दे आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वी विल रीड फर्दर. और दे आर यूज फॉर सॉइल फर्टिलिटी
टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। नंबर 4। तो ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 4 पॉइंट्स यहीं से मिल गया। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड को बनाने में और ब्रेड या केक को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ये तो सारा बेनिफिट्स पढ़ लिए हम लोग इसका, तो थोड़ा डिटेल में भी हम लोग जाएंगे इसके। ओके, तो टिल नाउ वी हैव रेड that how microorganisms are beneficial for us. Okay, now making of curd and bread. You have learnt in class 7 that milk is turned into कर्ड बाई बैक्टीरिया। हम लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा है कि मिल्क जो है, जैसे आप लोग देखे होंगे घर में मम्मी लोग दही कैसे जमाती है। दूध रहता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा दही का जोरन डाल देती है और कुछ देर छोड़ देती है तो वो पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो दही कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है? कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलियस। ओके, इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, लैक्टोबैसिलियस। ओके, which bacteria is used for converting the curd, converting the milk into curd? Then the name of the bacteria is lactobacillus. Okay, fine. Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium lactobacillus promotes the formation of कर्ड। ठीक है, कर्ड में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलियस नाम का जो आपका बैक्टीरिया होता है वो कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। इट मल्टीप्लाइज in milk and converts it into curd. What happens actually when we put सम कर्ड इन अ मिल्क? तो क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये मिल्क के अंदर जा करके मल्टीप्लाई होने लगता है, ठीक है, रेप्लिकेट करने लगता है खुद को। और ये सब को जब मतलब लैक्टोबैसिलियस बढ़ जाता है पूरी तरह से, तो वही वो आपका दही बन जाता है। बैक्टीरिया और ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। दिस वन इज important and you can get a question over here that bacteria is involved in making of which food items. Okay, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि name 2 food items which can be made with the help of bacteria. So the answer will be pickles and cheese. An important ingredients of rava, idli and bhatura is curd. Okay, can you guess why? Okay, आप लोग देखे होंगे कि डोसा जो हम लोग बनाते हैं तो मम्मी लोग घर में क्या करती हैं, जो मैदा होता है उसमें उसको दही से सानती हैं। ठीक है, मैदा को क्या करेगी? दही डाल करके सानेगी, और उसके बाद फिर वो जब वो बहुत मतलब एकदम ना उसका जो डो होता है, जो आटा हम लोग गूंथते हैं उसको डोइंग बोलते हैं, तो उसका जो डो होता है वो बहुत फ्लफी हो जाता है। तो फ्लफी कैसे होता है? क्योंकि कर्ड में बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया जो होता है इसमें रेप्लिकेट करता है, जिसकी वजह से जो एकदम मैदा होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो जब हम लोग भटूरा छानते हैं तो बिल्कुल फुला फुला होता है। ओके, कैन यू गेस वाई? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन। ओके, बैक्टीरिया और जो हमारा यीस्ट होता है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। फर्दर विल स्टडी व्हाट इज फर्मेंटेशन। आई एम गोइंग टू टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट, दैट व्हाट इज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। बैटर मतलब जो घोल हमारा होता है ना, जो हम लोग डोसा का घोल बनाते हैं उसको हम लोग बैटर बोलते हैं। ओके, एक हाफ kg फ्लोर आटा या मैदा, ठीक है, एड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, एड स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आटा ले लीजिए, मैदा ले लीजिए, उसमें थोड़ा शुगर डाल दीजिए, गर्म पानी डाल दीजिए और कुछ यीस्ट पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा यीस्ट पाउडर आप उसमें डाल दीजिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? 2 घंटे के बाद, 2 घंटे तक उसको छोड़ दीजिए। 2 घंटे के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आटा आप सान के रखे तो वो देखिए ऐसे फ्लफी हो गया है। ठीक है, ये मैदे के साथ भी कर सकते हैं, हम लोग मैदा के साथ भी ऐसा करते हैं। आप देखिएगा जो भटूरा के लिए मैदा गुन के रखते हैं ना, वो ऐसे ही हो जाता है। 2 घंटे 3 घंटे तक अगर आप मैदा में दही डाल करके सान करके रख दीजिएगा तो इसी तरह से वो राइज कर जाता है। ओके, अब ये क्यों होता है? वाई दिस हैपन्स? यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट जो होता है
वो बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ गैस फिल इन डो इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। जो बबल्स होता है, ठीक है, जो बबल्स होता है आपका गैस में, वो डो को इंक्रीज करता है जिससे कि वो फुल जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ये जो होता है, इसी बेसिस पे हम लोग बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड भी बनाते हैं, पेस्ट्रीज भी बनाते हैं और केक भी बनाते हैं। केक भी देखते हो तुम लोग, बहुत फ्लफी होता है, एकदम सॉफ्ट सा होता है। हम लोग चाकू से उसको कट कर देते हैं तो उसमें भी यीस्ट पाउडर डाला जाता है। ब्रेड्स भी जो फ्लफी होता है वो यीस्ट ही डाल करके उसको हम लोग उस तरह से यूज करते हैं। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये तो हो गया आपका कि हम लोग खाने पीने में, फूड आइटम्स में कैसे उसको यूज करते हैं, कर्ड और ब्रेड कैसे बनाते हैं। अब उसका कमर्शियली कैसे यूज करते हैं? ओके, कमर्शियली हम इसको कैसे यूज करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। ओके, एक सुझाव है कि ये जो कमर्शियल यूज आप लोग देख रहे हैं ना, इसको प्रैक्टिकल मत कीजिएगा, बस देखिएगा, ठीक है। सुन लीजिए, समझ लीजिए कैसे होता है। देखिए, एक बात समझिए, आप लोग सुने होंगे हड़िया। हड़िया वर्ड सुने हो ना? जो रांची से थोड़ा दूर पे है, लोहरदगा, गुमला तरफ बहुत ज़्यादा चावल होता है, ठीक है। चावल को सड़ा दिया जाता है, ठीक है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब सड़ जाता है तो क्या होता है? यीस्ट उसमें प्रोड्यूस होता है जिससे कि अल्कोहल और वाइन बनता है, ठीक है। वो नशा। अच्छा, एक और चीज़ तुम लोग ध्यान से देखिए, ध्यान देना, बासी चावल खा लोगे ना, बहुत नशा टाइप का लगता है, बहुत अच्छा नींद आएगा, ठीक है। तो अल्कोहल का क्या काम होता है? नशा ही ना। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से सुस्त कर देता है बॉडी को, ठीक है। वाइन जो होता है उससे भी नींद। अल्कोहल क्या करता है? बेसिकली बॉडी को सुस्त कर देता है हमारे, ठीक है। तो अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत यूज होता है। फिर एसिटिक एसिड, जो सिरका होता है, सिरका भी जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही, यीस्ट से ही बनता है। ओके, फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूसेस। और इस पर्पस से क्या होता है कि जो नेचुरल शुगर होता है, एक तो हमारा आर्टिफिशियल शुगर होता है जो हम लोग यूज करते हैं, और एक आपका नेचुरल शुगर होता है। ओके, वो हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेन्स में, जैसे बार्ले में, वीट में, राइस में और क्रश्ड फ्रूट जूसेस में आपको पाया जाता है। इसीलिए देखते हो शुगर वाले लोगों को मना करते हैं कि ज़्यादा चावल नहीं खाना है, बोलते चपाती खाइए, क्योंकि उनमें नेचुरल शुगर पाया जाता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, वन टर्म हैज़ बीन यूज्ड, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन यहाँ पे है। इससे पहले फर्मेंटेशन को डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू डिफाइन फर्मेंटेशन। Fermentation is the process of food processing in which sugar is converted into alcohol by the action of microorganism. ये एक बार जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसमें डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। Fermentation is the process of food processing. Fermentation is the process of food processing in which sugar is converted into alcohol by the action of microorganism. Fermentation किसको कहते हैं? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो शुगर होता है ना, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा शुगर होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ whom? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, I think some activity is given over here and we have skipped that. Okay, आ जाइए आप यहाँ पे, ये blue box में। Okay, now we'll study. Take a 500 ml beaker filled up 3/4 with water. Dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it. Okay, add half a yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in warm place for 4 or 5 hours. Now smell the solution. Can you get this smell? Okay, क्या कह रहा है? पानी लीजिए, okay, और उस पानी में आप 2 से 3 चम्मच शुगर डाल दीजिए, फिर उसमें यीस्ट डालिए,
ओके, और उस सॉल्यूशन को गर्म जगह पे 4 से 5 घंटे तक रख दीजिए। अच्छा, एक और बात तुम लोग देखी हो, दही भी हम लोग जमाते हैं तो जानते हो ठंडे जगह पे दही जल्दी नहीं जमेगा, गर्म जगह पे जो है सो वो दही बहुत जल्दी जल्दी जो है सो वो ये होगा, क्योंकि जल्दी सड़ेगा ना कोई चीज़ टेम्परेचर से। डैट इज़ वाई। कैन यू गेट अ स्मेल? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। ओके, ये जो आपको बहुत खट्टा खट्टा टाइप का महकेगा। अच्छा, एक चीज़ हमेशा नोटिस किए होगे तुम लोग कि करीब करीब हर जो अल्कोहल होता है, वाइन हो गया, विस्की, वोडका, आप तुम लोग बोलोगे मैम भी क्या बता रही हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल, तो टेस्ट मत करने लग जाना, बस समझो, ठीक है। तो ये जो आपका स्मेल होता है अल्कोहल का, वो सबका एक जैसा होता है। क्यों? क्योंकि शुगर जो होता है ना, यीस्ट की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ओके, यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं दिया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक और लाइन ऐड कर लोगे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट विल बी मोर क्लियरर। वो जब आप लिखिएगा तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, now we will study medical use of microorganism. Earlier also I have told you that antibiotics देते हैं, और कुछ antibiotics तो हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? बैक्टीरिया की हेल्प से बनाते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets. जब भी आप बीमार पड़ते तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते होंगे, कैप्सूल देते होंगे, इंजेक्शन देते होंगे। एक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। ओके, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका जो सोर्स होता है कुछ एंटीबायोटिक्स का, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ओके, नाउ व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? The medicines that kills and stop the growth of डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिजीज कॉज करता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम लोगों को बीमार करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, उस मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। और आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और फंगाई के हेल्प से यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड इथीरोमाइसिन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आप एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा 2-4, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, सेप्ट्रोमाइसिन या इथीरोमाइसिन, ये पेनिसिलिन, ये याद करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि नेम टू मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स विच इज़ हेल्पफुल, विच इज़ नेम टू नेम ऑफ टू मेडिसिन विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो ऐसे याद रखिएगा। एक जब कोरोना हुआ था तो एक दवाई बहुत ज़्यादा चल रहा था, डॉक्सीसाइक्लिन या डॉक्सोमैक्स, सुने होंगे। वो एक टाइप का बैक्टीरिया ही था, समझे। डॉक्सोमैक्स हमेशा हर डॉक्टर दे रहा था, तो वो एक टाइप का बैक्टीरिया ही था। ओके, आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। ये जो नाम था आपका टेट्रामाइसिन एंड these are erythromycin, these are some commonly known antibiotics which are made with the help of whom? Fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific type of microorganism and are used to cure a variety of disease. देखिए, हर तरह का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो जैसे हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर तरह का बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा, वो राइजोबियम बैक्टीरिया ही करेगा आपका, ठीक है। लैक्टोबैसिलियस होता है, वही आपका दही जमाएगा। तो एक स्पेसिफिक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया और फंगी होता होगा, जो कि आपका ये एंटीबायोटिक्स, ये दवाई जो है बनाने में काम करता होगा। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द feed of livestock and poultry to check the microbial infections in the animals. So यहाँ पे आपको एक indirect question मिलता है कि how microbial infection is checked in animals. Okay, animals में कैसे हम लोग microbial infections को check करते हैं। check का मतलब कि रोकना। okay, and तो इसका आंसर क्या होगा कि we can mix the antibiotics in the feed of livestock and poultry and we can prevent the microbial infections in animals. okay,
दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेज। अच्छा, आप एक बात देखे होंगे, बहुत लोगों के घर में मम्मी लोग पूजा करती हैं तो उड़हुल का फूल हम लोग लगाते हैं, ठीक है। उड़हुल का जो फूल लगाओगे ना आप लोग, तो उसका जो डंटी होता है उसमें देखोगे वाइट 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 चिपक जाता है। और फिर जो फूल होगा ना उड़हुल का, तो उसका पांचों पंखुड़ी बराबर नहीं होगा, एक पंखुड़ी छोटा होगा, एक पंखुड़ी बड़ा होगा। तो जाओगे तो खेत वाला दुकान में बोलोगे कि उड़हुल का फूल सड़ रहा है, या फिर जो हम लोग कद्दू वद्दू लगाते तो वो लोग स्प्रे देगा, ठीक है। तो वो भी क्या होता है आपका, कुछ तो केमिकल्स भी होता है जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने में काम आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगाई के ही हेल्प से बनते हैं, जो कि प्लांट डिजीजेस को भी मतलब रोकते हैं। ओके, नाउ we'll come to this yellow box. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. Also, you must complete the course of prescribed doctor. एक और बात, ऐसे तो आप लोग नॉर्मल सर्दी बुखार में भी देखते होंगे कि एजिथ्रोमाइसिन देते हैं हम लोग, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन देते हैं और उसके साथ एक कालपोल देते हैं। तो हम लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि एंटीबायोटिक को एक मतलब टाइम तक देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आप दे दिया एंटीबायोटिक तो मर गया, कुछ मरा, फिर उसको रिपीटेडली दोगे तब ना वो बॉडी में एक्ट करता रहेगा। तो जो सामने वाला, जैसे मान लो आपके बॉडी में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। इधर से ये रेप्लिकेट कर रहा है, अब ये तुम सुबह में खाए फिर नहीं खाए तो क्या होगा, एक समय तक तो आपका, जब तक इसका इफेक्ट है तब तक तो ये रेप्लिकेशन को रोका, जो भी रेप्लिकेट हुआ उसको मार दिया। लेकिन क्या होगा उसके बाद, शाम को दवाई नहीं खाए एजिथ्रोमाइसिन, अब ये तो रेप्लिकेट हो गया, यानी फिर बुखार आ जाएगा, तो इसको चेक नहीं करने पाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर के ही हेल्प से आप लोगों को अच्छा एंटीबायोटिक लेना चाहिए, जो कि उस बीमारी में, उस पर्टिकुलर बीमारी में काम करता हो, और उसका डोज भी जो है ना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बहुत आप लोग सुन रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक्स दे देने से भी प्रॉब्लम हो जा रहा था, कोरोना में बॉडी वीक हो जा रहा था और बहुत सारा चीज़ हो रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स when not needed or in wrong doses, then it may the drug less effective when you might need it in future. अच्छा, हम लोग नहीं बोलते हैं कि हल्का सा सर्दी बुखार हुआ तो थोड़ा सा बॉडी को खुद से उसको कोप अप करने दो। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हर छोटा बात पे दवाई नहीं खाना चाहिए। क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं? मान लीजिए कि आपको छोटा सा कुछ हुआ और आप बहुत हैवी दवाई ले लिए, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका बॉडी को आदत हो जाएगा हाई एंटीबायोटिक का। तो जब उस हाई एंटीबायोटिक का आपको ज़रूरत होगा तो वो काम ही नहीं करेगा। इसीलिए छोटे छोटे बीमारी में हम लोगों को तुरंत दवाई नहीं खाना चाहिए। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो बॉडी है उसको खुद कोप अप करे। और ये जो हम लोग नहीं गिलोय पिलाते थे, आप लोगों को याद होगा कि कोरोना वायरस जब था तो गिलोय बहुत पिलाते थे। गिलोय क्या कोई एंटीबायोटिक था? नहीं। वो क्या करता था, वो जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको बढ़ा देता था, मतलब वो बॉडी को ताकतवर कर देता था, ठीक है। मान लो कि ये वायरस है, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट हो रहा है, हम गिलोय दिए तो बॉडी का लड़ने का ताकत को बढ़ा दिया, तो ये खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगा। आया बात समझ में? ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और आप लोग बिना मतलब का छोटा छोटा बात पे लेते रहिएगा एंटीबायोटिक्स, तो वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जो हमारा बॉडी को ज़रूरत है, वो भी किल हो सकता है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। और कभी कभी देखोगे, अच्छा इसीलिए कोरोना वायरस के टाइम पे जो दवाई है, हम लोग कह रहे थे हमारे पास कोई दवाई नहीं है, हम लोग कह रहे थे ना कि कोई दवाई नहीं है, क्योंकि ये वायरस से फैलता है, ठीक है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोल्ड और फ्लू में हमारा एंटीबायोटिक्स काम ना करे क्योंकि वो वायरस। तो इसका क्या उपाय है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हाई रहे, या वायरस को रेप्लिकेट करने का जो फेवरेबल कंडीशन है उसको हम अनफेवरेबल कर दें। ओके, नाउ वी विल स्टडी द टॉपिक वैक्सीन। अब आता है एक वैक्सीनेशन। ये तो आप लोगों को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहे हैं, पर कोरोना का एपिसोड तो पूरा आप लोगों के दिमाग में होगा कि कोरोना कैसे हुआ, कैसे लोग मर रहे थे, फिर कैसे वैक्सीन आया, ठीक है। तो देखिए कोरोना ओके, नाउ व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। ओके,
जैसे हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक्स मतलब कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसता है तो हमारा जो बॉडी है वो स्वतः एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये देखे होंगे ना, कोई भी महल पे रक्षा द्वार खड़ा रहता है, उसी तरह से आपका जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाता है ताकि वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ सके। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट इंटर्स अगेन। ओके अच्छा, ये बात जो यहाँ पे कह रहा है इसको याद करो। डॉक्टर्स बार बार कह रहे थे कि जिसको एक बार कोरोना हो गया है उसको दूसरी बार कोरोना से खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार कोरोना वायरस बॉडी में घुसा और अगर दूसरा कोई उससे लड़ के पार हो गया तो मेरा ये जो एंटीबॉडीज है इसको याद है कि कोरोना से हमको कैसे लड़ना है, तो दोबारा जब कोरोना अटैक करेगा तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ओके, यानी कि जब भी हम एक बार किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमारा एंटीबॉडीज लड़ लिया तो वो उसके मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ओके, if dead or weakened microbes are also introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing the suitable antibodies. Okay, this is very technical thing. इसको भी समझिए। जो वैक्सीनेशन कोरोना का है, आप लोगों को पता था एक्चुअली में क्या था? वो डेड कोरोना वायरस ही था जो हमारे बॉडी में दिया जा रहा था ताकि हमारा जो एंटीबॉडी है वो याद कर सके इस चीज़ को। अच्छा, एक और चीज़ हो रहा होगा कि कुछ लोग जो कोरोना का इंजेक्शन ले रहे थे तो उन लोगों को हल्का बुखार हो रहा था, बॉडी में पेन हो रहा था। ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि जैसे हम लोग वैक्सीनेशन के थ्रू, ठीक है, वो डेड कोरोना वायरस को ही दिए एक्चुअली में, ठीक है, तो वो हमारा एंटीबॉडीज जैसे ही वो किया, तो जब एंटीबॉडीज बॉडी बनाएगा ना तो आपको थोड़ा हरारत लगेगा। कभी कभी देखोगे कि ऊपर से बुखार नहीं होता है लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि फीवर टाइप का है। अच्छा, अक्सर ये ऐसा कब होता है? जब आपको सर्दी जुकाम होता है। जानते हो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाता है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है तो हमारा जो एंटीबॉडीज है उससे लड़ रहा होता है, समझे? तो हमारे बॉडी के अंदर तो लड़ाई चल रहा होता है, इसलिए हमको ऊपर से थकावट लगता है, नींद आता है और हम लोगों का बॉडी रेस्ट मांगता है। अच्छा, कोरोना वायरस के टाइम पे हम लोग ये भी बोल रहे थे कि रेस्ट करना है, रेस्ट करना है। क्यों रेस्ट करना है? क्योंकि बॉडी का जो एनर्जी है वो आपका लड़ाई करने में लगे, जो एंटीबॉडीज है वो वायरस से लड़ने में लगे। अच्छा, अब देखो, ये तो हम लोग बोलते हैं अच्छा खाना खाओ लेकिन रेस्ट इज ऑल्सो नेसेसरी। ये भी बोलते हैं ना कि सिर्फ खाए जा रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमारा बॉडी जो है सो बहुत अच्छा हेल्दी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट जब करेंगे तो बॉडी स्थिर हो जाएगा। अभी बॉडी का एनर्जी किसी काम में नहीं लग रहा है, बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन में। तो हमारे अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वायरस का अटैक हुआ है तो मेरा जो बॉडी का वाइट ब्लड सेल है वो क्या करेगा? वो लड़ रहा होगा, उससे लड़ करके उसको ठीक कर देगा। तो हमारा बॉडी वीक नहीं होगा, उतना जल्दी बीमार नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को थोड़ा रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कोरोना वायरस के टाइम पे बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। और डेथ भी इसीलिए हो रहा था, आप लोगों को पता है, जो जब कोरोना हो रहा था तो 9 दिन तक तो लोग ऐसा सोच रहे थे कि कोरोना, तो आपका जो है 9 दिन के बाद हम नेगेटिव आ गए। लेकिन नेगेटिव आने के बाद क्या हो रहा था कि 9 दिन तक तो वायरस रेप्लिकेट किया खुद को। वो जहां तोड़फोड़ बॉडी में मचाना था 9 दिन तक वो तोड़फोड़ मचाया। उसके बाद तो बॉडी को रिकवर करने का समय चाहिए, ठीक है। एक और तरीका है इन्फेक्शन रोकने का, वो है खूब सारा पानी पीने का, ठीक है। जब भी आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, बहुत सारा, और बहुत कफ का भी प्रॉब्लम हो, तो बहुत सारा पानी पीजिए। पानी पीजिएगा ना तो आपका जो हर अंदर का जो एक एक सेल है ना वो एक्चुअली में धुलने जैसा हो जाएगा। और जब आप बार बार टॉयलेट जाइएगा ना तो उससे वो आपका जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया ये सब है वो निकल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी इन्फेक्शन हो तो खूब सारा पानी पीजिए। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। और हम लोग एक बार वैक्सीनेशन ले लिए तो वो अटैक भी करेगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, तो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स। ओके, नाउ दिस हियर वी आर गेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ द वैक्सीनेशन वर्क्स। ओके, हाउ द वैक्सीनेशन वर्क, तो कैसे वैक्सीनेशन काम करता है?
Vaccination works as the dead or weakened microbes are introduced in a healthy bodies. So our body know how to fight with the same microbes. That is why it doesn't affect us on our body, and this is the process how the vaccination works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. बहुत सारे ऐसे diseases हैं जैसे कोलोरा हो गया, टीबी हो गया, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सब वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है. इज इट क्लियर? In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? This is useless question. क्या कीजिएगा बचपन में जो इंजेक्शंस मिला है उसका लिस्ट बना करके. You may take the help from your parents. Okay, आप पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं. It is essential to protect all children against these diseases. Necessarily, vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV, newspaper regarding the protection of children against the polio under the pulse polio program. हम लोगों को बच्चों को ये डिजीज़ जो होता है जैसे टीवी, कॉलरा वगैरह, इससे बचाना बहुत ज़रूरी है. इसलिए हम लोग को वैक्सीनेशन बच्चों को देना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और पोलियो वगैरह से बचाने के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है तो वो उसमें वैक्सीन दिया जाता है. ठीक है, दिस इज़ द वन. ओके, नाउ we should move further. A worldwide campaign against smallpox has finally led to the eradication from most part of the world. Eradication का मतलब पता है क्या होता है? हटाना, रिमूव करना. तो स्मॉल पॉक्स का भी आप लोग सुने होंगे, चेचक का टीका लगता था, पता है ना? वो एक्चुअली में क्या होता था? वो वैक्सीनेशन ही होता था. These days vaccinations are made on large scale from microorganism to protect human and other animals from several disease. और आजकल मैंने तो पहले ही आपको बता दिया कि बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है आपका वैक्सीनेशन ह्यूमंस को और एनिमल्स को बहुत सारे डिजीजेस से बचाने के लिए. ओके. Increasing soil fertility. Now, how the microorganism helps in increasing soil fertility? Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility. So, can you give the name of that bacteria? Yes, of course, Rhizobium bacteria. Found on the roots of leguminous plants. लेग्यूमिनस प्लांट्स, पल्सेस वगैरह में. ठीक है, उसके रूट्स में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है हम लोगों को मिलता है कौन सा बैक्टीरिया बताइए? राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके, जो हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स कर सकता है. दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. ओके, नेम वन बैक्टीरिया विच आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. सो व्हाट विल बी द आंसर? राइजोबियम. ऐसे बैक्टीरिया जो कि इन्वायरमेंट में जो हमारा नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में उसको फिक्स करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. इज इट क्लियर? नाउ, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. कैसे जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है. Okay, Bojo and Paheli have observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected wastes of plant, vegetable, fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. बोझो और पहेली क्या करते हैं कि गार्डनर जो होता है एक जो गार्डनर होता है उसको देखता है वो मैन्योर बनाते हुए. एक और चीज़ आप कर सकते हैं, बहुत सारे घर में हम लोग अपने घर में करते थे कि एक गड्ढा बनाते थे गार्डन में. ठीक है, और जो कुछ भी सब्जी का छिलका वगैरह या पत्ता वगैरह सूखा होता है तो उसी में डाल के फिर मिट्टी से तोप देते थे. तो इससे पता है क्या होता है? इससे क्या होता है? सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है, वहाँ फूल पौधा लगाया हुआ रहता है तो वही वो डिकम्पोज होके वो मैन्योर बन जाता है. उसी को हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं.
Okay, along with their friends, they collected waste of plant, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. तो वो लोग क्या करते हैं, बोझो और पहेली अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर के प्लांट्स, एनिमल्स और फ्रूट्स का जो वेस्ट होता है उसको ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, एक पिट, एक गड्ढे में वेस्ट डिस्पोजल बनाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, मैन्योर बन जाता है. बोझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैपेंड. और बोझो और पहेली क्या चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे. Okay, now we'll see what is given in blue box. Take 2 pots, fill each pot half with soil, mark them A and B. Put plant waste in pot A, things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. क्या किया बोझो और पहेली, या आप ही लोग क्या कीजिए कि 2 पॉट ले लीजिए A और B, इसमें छिलका विलका डाल दीजिए, सॉइल से भर दीजिए आधा, इसको भी सॉइल से आधा भर दिया और इसमें प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बैग्स वगैरह डाल दीजिए. ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ 2 पॉट्स? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? क्या आप कुछ डिफरेंस पाए ये दोनों में? जब ऑब्जर्व किए 3-4 वीक्स के बाद उसको देखे पॉट्स को, तो क्या ऑब्जर्व किए, तो क्या हम लोगों को मिला? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बिन डिकम्पोज. जो प्लांट्स का वेस्ट था ना, छिलका वगैरह, वो डिकम्पोज हो गया है, वो मिट्टी में मिल गया है. और जो प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक का बैग्स है वो ऐसे ही रह गया. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उन पे एक्ट नहीं कर पाए. इसीलिए हम लोगों ने जो प्लास्टिक का यूज़ है, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक का जो पॉलीथीन है, उसको हम लोग, उसका जो यूज़ है उसको मना किए थे, क्योंकि वो तो डिकम्पोज होता नहीं है और वैसे ही पड़ा रहता है, फिर वो हार्मफुल होता है, तो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत उससे हार्म होता है. दैट इज़ वाई वी हैव देयर इज़ वन कंपेनियन. और अभी भी आप बड़े शहरों में देखिएगा कि पॉली बैग्स नहीं देते हैं वो लोग, ये क्या देते हैं, डिग्रेडेबल चीज़ें, जैसे कि आपका पेपर बैग हो गया वो देंगे, या फिर बोलेंगे झोला लेके घर से आइए, ठीक है, कॉटन कपड़े का. तो क्योंकि वो उस पर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं कर पाते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, फिर उसका तो कोई वैसा यूज नहीं रहेगा. दैट्स वाई द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. ओके, जो प्लांट का जो वेस्ट है वो मैन्योर बन चुका है. कैसे? क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट किए तो वो मैन्योर बन गया है. लेकिन ओके, नाउ the nutrients released in the process can be used by the plants again. और ये जो आपका केला का छिलका और ये सब जो चीज़ें थी, जो पिल्स थे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकले तो उससे आपका वो प्लांट्स को फिर यूज़ कर लिए. ठीक है, वो प्लांट्स फिर से उस सॉइल पे अगर खेती किए तो उसका सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ा, वो फिर से यूज़ कर दिया. मतलब कि आपका जो कुछ भी था, हम पहले भी बता चुके हैं इसको बहुत अच्छे से डिटेल्स में, तो फिर से यूज़ हो गया. लेकिन डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स आर ब्रोकन टॉयज डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस. मतलब उसको जैसे रखे थे वैसे ही रह गया. क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स इन पे एक्ट नहीं कर पाए, तो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए. ठीक है, मैन्योर्स में. इसीलिए हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए प्लास्टिक, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं. ओके, यू ऑफन सी large amount of dead organic matter in a form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. जानते हो, घर में भी खुला जगह पे कहीं पर अगर चूहा मर गया है 3-4 दिन तक बहुत महकेगा, उसके बाद देखोगे कि नहीं महक रहा है. ठीक है, और उसको मिट्टी में तो डाल दोगे तो धीरे 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 डिकम्पोज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है. ओके, और फिर से उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपलर सब्सटेंस में. These substances are again used by other plants and animals. और फिर वो सॉइल में मिल गया तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकला वो फिर से प्लांट्स और एनिमल्स यूज कर लेते हैं. दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड ही देयर बाई क्लीन अप द इन्वायरमेंट. और इस तरह से वो डिग्रेड करने में जो आपका
हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस होते हैं उसको डिग्रेड करने में हेल्प करता है। ओके और इस तरह से वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन भी करता है। हम पहले भी बताए थे कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे लाश वाश पड़ा हुआ है उसको नहीं डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद वो पूरा जाएगा, ठीक है, पूरा लाश से भर जाएगा। तब उसके बाद हम लोगों के रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। अच्छा कभी ये भी तुम लोग सोचे हो जहाँ पे जाते हैं दफनाने के लिए हम लोग, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब 20 साल के बाद पूरा चेंज हो जाता है या उसका एरिया बढ़ा देते, नहीं। एक लाश को जहाँ दफनाए फिर तो बहुत कुछ दिन के बाद फिर दूसरा लाश को भी वहीं पे दफना सकते हैं, समझे? इसीलिए क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है, जो लाश होता है, जो लाश भी होता है हमारा मिट्टी में दफनाए तो वो डिकम्पोज हो जाता है। ओके विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने में हेल्प करते हैं। गॉट इट? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहाँ रहते हैं और किस तरह से वो हेल्पफुल होते हैं। लेकिन दे आर नॉट ओनली फ्रेंड्स, दे आर फॉल्स, वो एनिमीज भी होते हैं। तो अब हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि ये हमारे एनिमीज कैसे होते हैं। ओके सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके harmful microorganism, we'll study today harmful microorganism. Microorganism are harmful in many ways, ठीक है? Some of the microorganism cause diseases in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called पैथोजेंस। ओके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कुछ होते हैं जो कि हम लोगों को बहुत तरीके से हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये तो सबसे पहले आपको डिजीज कॉजिंग होते हैं, जो कि बहुत सारा डिजीज हम लोगों को फैला सकते हैं, न सिर्फ ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। और कुछ डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम पैथोजेंस। ओके organisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लॉथ्स को और लेदर्स को भी स्पॉइल करते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग अगर खाना को बहुत मतलब गर्म माहौल में रख दिए, अगर बहुत गर्मी है और खाना हम लोग फ्रिज में नहीं रखते हैं तो देखते हैं वो खाना सड़ जाता है। तो क्या होता है एक्चुअली में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर देते हैं। ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं इनको क्या कहते हैं हम? पैथोजेंस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। अच्छा एक और टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स जिसको बोलते थे, वो उसका भी हम, ठीक है, इस तरह से याद करते जाएंगे जब भी हम आगे भी पढ़ेंगे तो। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। सो ह्यूमंस में जो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अब हम लोग वो पढ़ते हैं। पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। किस तरह से ये जो पैथोजेंस होते हैं ये हमारी बॉडी में कैसे इंटर करते हैं? तो ये इस तरह से इंटर करते हैं कि हम लोग जब हवा में, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एयर को हम लोग ब्रीथ करते हैं, उससे जो पानी हम लोग पीते हैं कॉन्टैमिनेटेड, हम लोग बोलते हैं ना कि कहीं का भी पानी मत पियो, और अगर आपको कहीं पे सुविधा नहीं कि आप फिल्टर्ड पानी पी सको तो आप क्या कीजिए कि पानी को बहुत अच्छे तरीके से बॉयल कर लीजिए, देन यू शुड ड्रिंक इट। उसको बॉयल करके गर्म पानी नहीं पीना है तो ठंडा पानी पीजिए। ओके वी ड्रिंक और फूड वी ईट। फूड भी हम लोग, जैसे वेंडर्स का खाना होता है आपका, क्या होता है कि मक्खी कहीं पे बैठी, ठीक है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, गंदे जगह पे बैठी, फिर वो आपके फूड पे बैठी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैरियर बन गई, फिर आपका जो खाना हो गया वो क्या हो गया? गंदा हो गया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर दिए। आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं दिख रहे, लेकिन अगर आप उसको खाइएगा तो कितनी बार देखिएगा कि आपने चाट फुचका खाया, आपका पेट खराब हो गया। ऐसा होता है ना? तो ये इसलिए होता है क्योंकि उस खाने पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होता है। दे कैन ऑल्सो गेट transmitted by direct contact with an infected person or carrier by an animals। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इन्फेक्टेड पर्सन
ठीक है, पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिट होता है। तो ऐसा डिजीज जो पर्सन टू पर्सन, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है, ऐसे जो डिजीजेस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। व्हाट दिस काइंड ऑफ डिजीजेस आर कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, ऐसे जो हमारे डिजीज होते हैं उनको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। इज दैट क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? Okay. Now, microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. ऐसे microbial diseases जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में होते हैं थ्रू एयर, वाटर और फूड और फिजिकल कांटेक्ट। ये किस किस तरीके से होते हैं? एयर से कम्युनिकेबल। व्हाट आर द कैरियर्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? इन्फेक्टेड पर्सन, पर्सन टू पर्सन, एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट। ये भी दिमाग में रखिएगा। ओके, एग्जांपल्स ऑफ सम कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। दीज आर सम कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं छूत की बीमारी, कि एक इंसान से दूसरे इंसान में टच से फैल रहा है। दिस इज what communicable disease is. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. अगर कोई इंसान, मतलब जिसको सर्दी जुकाम है, ठीक है, वो छींकेगा तो क्या होगा? वो छींका तो बहुत सारा जो मॉइस्चर होता है, ड्रॉपलेट्स, वो क्या होगा तुम्हारा? वो वायरस जो होगा वो एयर में फैल जाएगा। तो ये जो वायरस है वो एक हेल्दी पर्सन, मान लो कि वो छींका, फिर तुरंत इंटर किया, ठीक है, तो उसको ब्रीथ कर लिया, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आप लोग क्लासरूम में या पब्लिक प्लेस में स्नीज कर रहे हो तो मुंह पे हैंकी रख लो, या फिर अपना जो शर्ट का वो होता है उसमें मुंह छुपा के करो। तो ये सब हमारा, या हाथ रख लीजिए। क्यों बोलते हैं? इसलिए ताकि इन्फेक्शंस ना फैले। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और क्या होगा? ऐसे स्नीज हम लोग किए, वायरस हमारा बाहर, मतलब जो वायरस है वो हमारा स्प्रेड हो गया एयर में, और फिर वो एयर को कोई हेल्दी पर्सन ब्रीद इन किया तो क्या होगा? वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. ओके, कुछ हमारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि किस तरह से एक्ट करते हैं? कैरियर्स की तरह, जो कि कैरी करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करता है। उसमें तो नंबर 1 हाउस फ्लाई हो जाएगा, दूसरा मॉस्किटो भी होता है। ओके, विल स्टडी इट फर्दर। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज व्हेन these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. So it is advisable to always keep the food uncovered. हाँ, ऐसा होता है कि देखिए, एक मक्खी है, ठीक है, वो क्या हुआ, आपका गार्बेजेस पे, कूड़ेदान ये सब पे बैठी, या नाली का पानी आपका बह रहा है, ठीक है, वो बहुत गंदा होता है, उसमें बहुत सारा पैथोजेंस होता है, या एनिमल का एक्सक्रीटा, समझ रहे हो, पॉटी जो एनिमल का होता है, उस पर बैठी, फिर वो उड़ी, उसके बाद आपके खाने पे बैठ गई, वो मान लीजिए, तो क्या होगा? जो पैथोजेंस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसका पैर में लगा, ठीक है, या फिर उसके बॉडी पे स्टिक कर गया, फिर वो आपके खाने पे स्टिक कर गया, तो आपका जो फूड है वो क्या हो जाएगा? कंटामिनेटेड हो जाएगा और वो बीमार हो जाएगा। ओके, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ करियर इज फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। ओके, और इसलिए हम लोगों को जो अनकवर्ड फूड होता है उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल होता है आपका, जो मलेरिया फैलाने वाली जो मक्खी होती है उसका नाम होता है एनोफिलस मॉस्किटो। ये फीमेल होती है, फीमेल मॉस्किटो होती है। इसका नाम याद रखेंगे, विच मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया? सो द नेम इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ओके, विच कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट किसको बोलते हैं? जो दूसरों की, पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो। ओके, उसको पैरासाइट बोलते हैं। ओके, नाउ फीमेल एडीज मॉस्किटोज एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये एनोफिलस जो होते हैं ना, ये देखो ना, यहाँ पे भी ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी औरत ही लोग बदमाश होती है, याद रखना। इज दैट क्लियर? तो फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो
जो फीमेल एडिस मॉस्किटो होती है वो डेंगू वायरस को फैलाने में हेल्प करती है. हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू. और ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है. हाउ कैन वी चेक द कंट्रोल, हाउ कैन वी चेक ऑन द डिजीजेज लाइक मलेरिया एंड डेंगू, और हाउ कैन वी स्टॉप स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया एंड डेंगू. सो हियर वी कम कि कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं. ओके, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर. जो सारे मॉस्किटोज होते हैं वो वाटर में ही ब्रीड करते हैं. 1 minute. ओके, all mosquito breed in water, hence one should not let water collect anywhere in cooler, tires, flower pot etc. आप देखते होंगे DD1 पे एक ऐड आता होगा बहुत पहले, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो दिखाते थे कि कूलर जो हमारा होता है ना वो पीछे से खुला रहता है, स्पेशली वो जो टीन वाला कूलर होता है, तो उसमें पानी जमा रहता है, उसमें बहुत सारा जो मॉस्किटोज है आके बैठता है. या नाली को अनकवर्ड नहीं छोड़ना चाहिए, कवर रखना चाहिए. फिर आपका टायर्स में पानी, मतलब पानी कहीं भी कलेक्ट मत होने दीजिए क्योंकि उससे मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ता है. ओके, बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई. हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारा आसपास जो है वो हमेशा पानी पानी नहीं, उसको क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा. फेनाइल, डिटॉल वगैरह का यूज़ कीजिए और उसको ड्राई रखिए. वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग. ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. ओके, आपको क्या करना है कि लिस्ट बनाना है कि किस किस तरह से हम लोग जो मलेरिया है उसका स्प्रेड जो वो फैलता है उसको रोक सकते हैं. ओके, now this is one of that table, this is the table which I am talking about, that this one table is very important. दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. देखिए यहाँ पे बीमारी का नाम है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, और प्रिवेंटिव मेजर भी है कि कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको बचा सकते हैं. ओके, कि मिजल्स किससे कॉज होता है, वायरस से होता है. चिकन पॉक्स मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो टर्म आप लोगों को याद होगा जो हम टर्म आप लोगों को दिए थे पिछली बार ही बताए थे कि किस तरह से आप याद रखिएगा कि किससे किससे क्या क्या फैलता है. ओके, वो CCC था ऐसा कुछ, तो याद रखिएगा. ओके, उससे आपको याद हो जाएगा. और ये मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है ना उसको लास्ट में ऐड कर लीजिएगा. ओके, नाउ विल मूव फर्दर. Common diseases affecting humans, their mode of transmissions and new जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर सोन इन 2.1 टेबल. 2.1 जो टेबल दिया हुआ है उसमें कुछ ये बता दिया गया है कि कौन सा डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कॉज करता है. ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या क्या लिए गए हैं. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल्स में वो. Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. This one is very important. अच्छा, ये मत सोचिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो चुन चुन के ह्यूमंस पे ही अटैक करेगा, बिल्कुल नहीं, वो एनिमल्स पे भी अटैक कर सकता है. ओके, तो एंथ्रेक्स एक ऐसा ही बैक्टीरिया होता है जो कि ह्यूमंस पे और कैटल्स पे भी अटैक करता है. ओके, सो हियर वी कैन गेट अ क्वेश्चन कि नेम द बैक्टीरिया विच इज़ डेंजरस फॉर बोथ ह्यूमन एंड कैटल. तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप लोग अभी तक तो पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ भाई ये जो है बैक्टीरिया, इससे कर्ड जमता है, इस बैक्टीरिया से कॉलेरा होता है. अब ये कैटल को कौन सा मतलब बैक्टीरिया है जो हानि पहुंचाने लगा. ओके, foot and mouth disease of cattle is caused by virus. Now, foot और mouth disease किससे होता है? वायरस से होता है. एक और बात इससे फुट और जैसे आप याद रख सकते हैं, फूड का तो नहीं पता लेकिन हम लोगों को पता था कि कोरोना वायरस है और उससे क्या होता था, स्मेल चला जाता था और मुंह का टेस्ट चला जाता था. तो इस इंस्टेंस से ना आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि फुट और माउथ जो डिजीज़ होता है वो कैटल्स में वो वायरस से कॉज होता है. ओके, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी आस्क्ड दैट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल्स. ओके, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो प्लांट्स में कौन कौन सा है. ओके, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो,
शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। बहुत सारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स में, जैसे प्लांट्स कौन कौन सा हो गया, वीट हो गया तुम्हारा, गेहूँ, तुम्हारा चावल, आलू, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स में जो है ये सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। द डिजीजेज रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, और ये क्या करते हैं कि ये क्रॉप्स अगर होगा भी तो अच्छा, अगर खाने लायक नहीं हुआ तो ऐसा क्रॉप्स हम लोग उसको बेचेंगे मार्केट में नहीं। तो इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्रॉप्स में भी, क्रॉप्स के यील्ड को, प्रोडक्शन को भी रोकते हैं, चेक करते हैं, तो उससे भी हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों को अपने क्रॉप्स को भी बचा के रखना है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, सी टेबल 2.2 for some such plant diseases they can be controlled by, okay, some common plant diseases caused by microorganism। कुछ plant diseases जो कि microorganism से होते हैं, इसको, ये important है, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे सिट्रस कैंकर, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। ये कैसे याद रखोगे पता है, इसका एक आप लोग वो बना लीजिए, जैसे एक चीज दिमाग में रखिए, प्लांट डिजीज पहले होगा, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो CCBA, ठीक है, CCBA। अब याद, ये तुम ऐसे याद रहेगा, CCBA यानी सिट्रस कैंकर, बैक्टीरिया, एयर। ओके, रस्ट ऑफ व्हीट है तो फंगाई, एयर या सीड्स से होता है, ठीक है। तो रस्ट ऑफ व्हीट RWFA, ठीक है, RWFA, ऐसे याद रखो। ये सब टर्म्स याद रखोगे ना तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा थोड़ा सा याद करने में। फिर येलो वीन, मोशैक, भिंडी, ओकरा, ओकरा जिसको बोलते हैं हम लोग, ओके, OVI ऐसे याद रखो। बस ये याद रखना कि ये बीमारी का नाम है, ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये कैसे होता है। ओके, ये 3-4 टर्म्स याद रखिएगा, ऐसे बुक में लिख लीजिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे ही लिख लोगे। ओके, और जब भी तुम रिवाइज एग्जाम के टाइम में करोगे ना तो वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो तुम कर लोगे। ओके, नाउ poisoning. Bojo was invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuffs. On reaching home he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. Okay, बोझो जो है पार्टी में गया अपने फ्रेंड के, खाना खाया बहुत सारा और उल्टी करने लगा। डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर बोलता है कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गया है। सो लेट्स सी व्हाट इज फूड पॉइजनिंग एंड हाउ दिस हैपेंस। Now, food poisoning could be due to consumption of food spoiled by some microorganism. Microorganism that grow on our food sometimes produce toxic substance. Food poisoning क्यों होता है, क्योंकि हम लोग सड़ा हुआ खाना अगर खा लेंगे, ठीक है, जो ऐसा खाना जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको स्पॉइल्ड कर दिए हैं और उसको अगर खा लेगा इंसान तो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगा। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी क्रिएट करेगा, तो इससे हम लोगों को क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। Okay. Now, microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance. These make the food poisonous. जो toxic substance microorganism हमारा बनाते हैं और वो क्या करता है कि वो जो फूड है उसको पॉइजनस कर देता है, और अगर पॉइजन हमारे बॉडी में तो क्या होगा, तो हम लोग बीमार पड़ेंगे और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को फूड जो है बहुत प्रिजर्व करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, ताकि वो स्पॉइल ना हो, ताकि वो सड़े ना। अच्छा, एक और बात तुम लोग सुने होगे, आई डोंट नो, प्रैक्टिकली जब हम लोग मछली खाते तो मम्मी लोग क्या बोलती कि मछली खाए हो दूध मत पियो। क्या होता है ना, पेट में तुरंत जैसे आप खाना खाएं तो वो तुरंत में डाइजेस्ट नहीं हो जाता, उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। तो मछली खाए, उससे कुछ तुम्हारा केमिकल बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने में निकाला, फिर दूध पी लिए तो उसको कुछ केमिकल वो मतलब रिएक्ट किया, तो वो दोनों केमिकल मिट के भी क्या बना देगा, पॉइजन बनाएगा। एक और बात याद रखिएगा, कभी भी आयरन का टैबलेट्स जब आप लोग खाते हो तो किसी भी कैल्शियम के चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होने देगा, फिर आयरन एब्जॉर्व नहीं होगा, आपका वो जो काम करना है वो काम नहीं होगा, आपको पॉटी लग जाएगा, आप पॉटी जाओगे वो आपका तुरंत फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक
ठीक है। जब भी आयरन का टैबलेट खाओ तो विटामिन सी के साथ, या तो लाइम वाटर के साथ खाओ या फिर पानी के साथ खाओ। एक और बात, जब भी हम लोग टैबलेट्स खाते हैं, जैसे डॉक्टर हम लोगों को टैबलेट दे दिया मल्टी मिनरल्स और जो कुछ भी वॉट एवर XYZ, तो जब आप लोग खाते हो तो कभी कभी बहुत कोई को सुनते होगे कि हमको अच्छा नहीं फील हो रहा है, हम मल्टीविटामिन खाएं तो उसका कारण क्या होता है? जब भी हम लोग टैबलेट्स खाते हैं मल्टीविटामिन ये सब का, तो वो बहुत सारा पानी चाहिए होता है उसको, ठीक है। तो उसको बहुत पानी दीजिए। ओके, नाउ हम लोग ये तो समझ गए, अभी तक पढ़ लिए कि हम लोग को फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए फूड को प्रिजर्व करना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन आखिर होता क्या है। सो वी हैव लर्नड अबाउट द methods to use and preserve and store food grains। हम लोग ये लर्न किए कि किस तरह से हम लोग फूड को प्रिजर्व करेंगे और स्टोर करते हैं फूड के ग्रेन्स को। ओके, नाउ वी विल स्टडी दैट हाउ वी कैन प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। किस तरह से हम लोग जो है सो जो पका हुआ भोजन होता है ना, उसको हम लोग किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। हाउ यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। ठीक है, यू नो डैट जो ब्रेड होता है, जो ब्रेड हमारा होता है लेफ्ट अनयूज, जो कि अगर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे और मॉइस्ट कंडीशन में रहेगा तो वो फंगस से अटैक हो जाता है, वाइट वाइट उसमें आ जाता है, फिर स्मेल भी आता है, आप नहीं कुछ कर सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉयल आवर फूड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? हमारा फूड को स्पॉयल करता है। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल, और जो स्पॉइल्ड फूड होता है, जो सड़ा हुआ खाना होता है, वो बहुत ही गंदा स्मेल करता है। एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर, और उसमें जो उसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है, और उसका जो स्मेल होता है वो भी बहुत ही बुरा स्मेल हम लोगों को मिलता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? क्या जो हम लोग जो फूड हमारा सड़ता है उसको वो उसमें क्या मतलब जो स्पॉइल होता है फूड, तो वो क्या केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है? Okay, now Paheli bought some mangoes but she could not eat them for few days। पहेली जो है कुछ मैंगोज लाती है लेकिन उसको वो खा नहीं पाती है। लैटर शी फाउंड दैट दे वेयर स्पॉइल्ड एंड रोटन, और लैटर वो क्या, उसको क्या पता चलता है कि वो सब जो है सो वो मैंगो जो है वो सड़ गया है और स्पॉइल हो गया। बट शी नोज दैट मैंगो पिकल्स हर ग्रैंड मदर्स मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर लॉन्ग टाइम एंड शी इज कन्फ्यूज। ठीक है, तो फिर उसको क्या पता चलता है कि जो पिकल्स है, अच्छा देखिए मैंगो है, मैंगो सड़ गया, कुछ दिन नहीं खाया, लेकिन उसी आम का अचार डाले तो वो नहीं सड़ा। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहेली के दिमाग में आता है और वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सो लेट्स इन्वेंट दैट हाउ दिस हैपेंस। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे बोल देगा कि एक पैराग्राफ लिखिए फूड प्रिजर्वेशन पे कि हाउ वी कैन प्रिजर्व फूड। ओके, तो लेट्स स्टडी कॉमन मेथड्स ऑफ preserving food in our homes। we have to save it from the attack of microorganism। घर में कैसे हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे केमिकल मेथड्स हो गया। ठीक है, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन chemicals generally used to check the growth of microorganism। जो हमारा सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, और जो हम लोग खाना, एडिबल ऑयल्स का मतलब क्या होता है? एडिबल मतलब होता है जो खाने लायक है। ठीक है, एडिबल ऑयल्स होता है वो कुछ कॉमन केमिकल्स होता है जो कि हम लोगों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसीलिए इनको प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। मतलब ऐसे जो चीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। ओके, common chemicals which are used to check the growth of microorganisms in food items are called preservatives। you can say that we add salt or acid preservatives to the pickles to prevent the attack of microbes। हम लोग जो है सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स को पिकल्स में, अचार में डालते हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने के लिए या माइक्रोब्स के अटैक को भी रोकने के लिए। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। Give two examples of common preservative। So what is this? Sodium benzoate and sodium metabisulfite। Okay, these are also used in jams, squashes to check their spoilage। और ये जो है ये किस में पाया जाता है? जैम्स में भी पाया जाता है और स्क्वासेस में भी पाया जाता है, उनके स्पॉइलेज को रोकने के लिए। ओके,
नाउ दीज आर सम प्रिजर्वेटिव, मतलब प्रिजर्वेशन के लिए जो जो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका आ सकता है कि that name two methods by which we can preserve our food or define them. Okay, या फिर उसको elaborate करो, write paragraph on the preservation of foods. Okay, now प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. ये तो आपको एडिबल ऑयल और सॉल्ट से पता चल गया. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. अच्छा, एक चीज़ और तुम लोग देखे हो, मीट या मछली वगैरह आता है तो क्या करते हैं, नमक और नींबू डाल देते हैं, ठीक है, और उससे पूरा उसको मिक्स करके फिर धो देते हैं. उसको क्यों करते हैं कि देखिए मीट में या मछली में अगर आपका किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा. कॉमन सॉल्ट हैज़ बिन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. ओके, meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोकने के लिए मीट और फिश को हम लोग कॉमन सॉल्ट से जो है सो उसको पूरा सान देते हैं. अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखे होगे तुम लोग कि जब हम लोगों को गले में इन्फेक्शन होता है या फिर हम लोगों को खराश होता है तो ध्यान दियोगे कि पानी को गुनगुना करके उसमें नमक डालते हैं और गलाला करते हैं, ठीक है ना. गलाला इन सेंस कि ऐसे करके गले में कुछ देर पानी को रखते हैं, स्टे करा के रखते हैं. तो उससे क्या होता है, वो बेसिकली क्या करता है, जो भी आपका बैक्टीरियल ग्रोथ होता है थ्रोट में उसको रोकता है. या पानी में नमक मिला के पियोगे ना खांसी में तो बहुत आराम लगेगा, रिलीफ लगेगा, पूरा चेस्ट तक चला गया. फिर गर्म पानी का भाप हम लोग क्यों लेते हैं, तो क्योंकि चेस्ट में वो गर्म पानी का जो भाप है वो जाएगा. जैसे कि तुम्हारा जो टेम्परेचर है, गर्म टेम्परेचर थोड़ा जाएगा गर्म पानी का भाप, तो वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकेगा, तो उससे हमारी बीमारी रुकेगी. ओके, सो सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोस, टैमरिंड, ETC. मतलब ये जो सॉल्टिंग है ये बहुत सारी चीज़ों को, आंवला का अचार हम लोग डालते हैं, फिर मैंगोज जो होता है उसमें भी सॉल्ट डालते हैं, उस सबको प्रिजर्व करने के काम आता है. प्रिजर्वेशन बाय शुगर. जैम, जेलीज, क्वासेस आर प्रिजर्व शुगर. जैम जो होते हैं, जेलीज जो होते हैं, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा क्यों डालते हैं, तो ताकि वो क्या करता है कि मतलब जो शुगर है वो बैक्टीरिया माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है उसको रोकता है. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड. जो शुगर होता है वो क्या करता है, शुगर मतलब जो शुगर होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है. ओके, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड वेनिगर. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड वेनिगर. ऑयल और वेनिगर से हम लोग क्या प्रिजर्व करते हैं. यूज ऑफ ऑयल एंड वेनिगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट. जो हमारा ऑयल होता है या वेनिगर होता है वो जो पिकल्स होता है, जो आचार होता है, उसका जो स्पॉइलेज होता है उसको रोकता है. क्योंकि बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट. जो बैक्टीरिया होता है वो इस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता है. वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड. और हम लोग ऑयल और वेनिगर से क्या करते हैं, सिरका से और जो तेल है उससे क्या करते हैं हम लोग, जो वेजिटेबल्स होता है, फ्रूट्स होता है, फिश होता है और मीट होता है, इसको भी हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं. कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब गर्म और ठंडे का ट्रीटमेंट. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड. ठीक है, बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आप हमेशा से ये ऑब्जर्व किए होंगे कि आपकी मम्मी जो है या हम ही लोग बहुत ज़्यादा मतलब दूध को बार बार खौलाते हैं. अच्छा, गर्मी के दिन में और ज़्यादा खौलाते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी के दिन में जल्दी फटने का डर होता है, ठीक है. तो इसलिए जो बॉइलिंग होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है. ओके, तो टेम्परेचर से भी हम लोग जो है सो फूड को प्रिजर्व कर देते हैं. ओके, कीप आवर फूड इन दी रेफ्रिजरेटर. लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. हम लोग अपना खाना को और या फिर दूध को भी लो टेम्परेचर में रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर जो है वो ग्रोथ को, माइक्रोब्स का जो ग्रोथ होता है उसको रोकता है. ओके, नाउ विल स्टडी द व्हाट इज पैस्चराइजेशन. पैस्चराइजेशन किसको बोलते हैं. Okay, pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. जो pasteurized milk होता है ये जो होता है हम लोग बिना बॉयल किए हम लोग इसको पी सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही जो है इसमें कुछ पैस्चराइजेशन एक मेथड होता है जिससे कि ये जो हमारा दूध है वो मतलब माइक्रोब्स इसमें नहीं रहते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेकिन फिर भी इसको गर्म कर लेना चाहिए. द मिल्क इज हीटेड एट 270 डिग्री टू 50 फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored.
Okay, by doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur, and hence it is called pasteurization. What is pasteurization? When the milk is heated by 70 डिग्री फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और तुरंत उसको जब ठंडा कर दिया जाता है. पहले क्या करते हैं हम लोग, दूध को हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 मिनट तक बॉयल करते हैं और तुरंत उसको ठंडा करके स्टोर करते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पैस्चराइजेशन. इज इट क्लियर? Storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in a sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल क्या होता है कि जो ड्राई फ्रूट्स होता है और वेजिटेबल्स भी आप देखे होंगे कि वो एक प्लास्टिक का बैग लेगा और उसमें सील करके जो मतलब ड्राई फ्रूट्स होता है या वेजिटेबल्स होता है उसको हम लोग पैकेट में बना के रखते हैं माइक्रोब्स के अटैक से रोकने के लिए. इज़ दैट क्लियर? सो स्टोरेज भी, क्योंकि देखो क्या होगा, माइक्रोब्स जो है या तो पानी से जाएगा, तो पानी तो वेजिटेबल्स में लगाएंगे नहीं हम, या तो एयर से जाएगा, तो मतलब हम लोग पैक कर देंगे उसको एयर टाइट, तो ना एयर के कांटेक्ट में वो आएगा और ना ही वो स्पॉइल होगा. Okay, now we come to a very important topic, nitrogen fixation and nitrogen cycle. Nitrogen cycle very very important है और उस पर बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग. Okay, you have learned about the bacterium Rhizobium in class 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Recall that Rhizobium lives in the root noodles of leguminous plants. Okay, ये आप लोग याद कीजिए क्लास 6 और क्लास 7 में एक बैक्टीरिया होता था राइजोबियम नाम का, ठीक है, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता था. रिकॉल दैट राइजोबियम लीव्स इन रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. और ये जो राइजोबियम होता है ये कहाँ रहता है, जो आपका लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है उसके रूट्स में रहता है, सच एज बीन्स एंड पीज. और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बीन्स एंड पीज, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning. Okay, और कभी कभी जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो लाइटनिंग का जो प्रोसेस होता है उससे भी फिक्स हो जाता है. Okay, but you know that the amount of nitrogen in atmosphere remain constant, and you may wonder how. Let us understand that in the next section. अच्छा देखिए, एक बात बार बार आप सुन रहे होंगे कि नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंट में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया उसको फिक्स कर देता है सॉइल में, ठीक है. फिर आप सुने यहाँ पे ये बात कि लाइटनिंग से भी जो नाइट्रोजन बैक्टीरिया है वो फिक्स हो जाता है. अच्छा एक बात बताइए, एक जगह से एटमॉस्फेयर से हम नाइट्रोजन ले रहे हैं और उसको सॉइल में फिक्स कर रहे हैं, तो फिर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो कांस्टेंट कैसे रह रहा है, वो कैसे फिक्स रह रहा है, ठीक है. चाहिए उसका स्कैरसिटी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग? सो लेट्स स्टडी हाउ दिस इज हैपनिंग. ओके, नाइट्रोजन साइकिल. I'll study नाइट्रोजन साइकिल. आखिर नाइट्रोजन साइकिल किसको कहते हैं? आवर एटमॉस्फेयर है 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस. हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस होता है. Okay, nitrogen is one of the essential constituents of all living organism as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. जो नाइट्रोजन होता है उस वो बहुत ही एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. देखिए जो भी हम लोगों को नाइट्रोजन प्रोटीन के भी पार्ट में है, क्लोरोफिल में है, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है. ओके, सो नाइट्रोजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी टेकन डायरेक्टली. Atmospheric nitrogen cannot be taken directly by the plants and animals. जो एटमॉस्फेयर में हम बात कर दिए कि एटमॉस्फेयर में 78% की क्या है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है. डायरेक्टली आप नाइट्रोजन गैस से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले सकते हैं? नहीं. तो फिर तो हम लोगों को प्रोटीन भर जाता. ऐसा नहीं होता हम लोगों को मिनरल्स और विटामिन मिल जाता. नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं होता. डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते. तो who is helping over here? So certain bacteria are helping. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from atmosphere and convert it into the compounds of nitrogen. Here we are getting very important atmosphere information. That one question can be asked, that which microorganism helps in the nitrogen fixation. So certain bacteria and blue-green algae. Okay. Now once nitrogen is converted into usable compounds,
Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by the plants from the soil through their root system. Okay, क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया है वो जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था उसको सॉइल में फिक्स कर दिए. अब सॉइल से नाइट्रोजन प्लांट्स ले लिए. ओके, प्लांट्स में चला गया. अब ये प्लांट्स को एनिमल्स खाएं, ह्यूमंस खाएं, तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन था वो चला गया. नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द साइंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. और फिर नाइट्रोजन जो है किस चीज़ में हेल्प करता है? सिंथेसिस में. प्लांट्स जो प्रोटीन वो करते हैं ना, उसका साइंथेसिस में नाइट्रोजन हेल्प करता है. ओके, विच कंपोनेंट हेल्प्स इन द साइंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर is nitrogen. Nitrogen is a compound which helps in the synthesis of plants protein and other compounds. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. अब जो एनिमल्स ये प्लांट्स को खाते हैं तो उनको क्या मिलता है? उनको नाइट्रोजन कंपोनेंट्स मिल जाता है. ओके, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल convert the nitrogenous wastes into nitrogenous compounds to be used by the plants again. और जब ये plants और animals मर जाते हैं तो ये जो nitrogenous waste होता है ये किस चीज़ में कन्वर्ट, मतलब waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. और ये जो nitrogenous waste होता है ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स में, जिसको कि प्लांट्स फिर से यूज़ कर सकते हैं. सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. ओके, हाँ देखिए, हाँ जब प्लांट्स और एनिमल्स मरता है तो कुछ बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं कि सॉइल में नाइट्रोजन वेस्ट को नाइट्रोजियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं. और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, सीधे उसको नाइट्रोजनियस गैस में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम लोग एक बार नाइट्रोजन लिए एटमॉस्फेयर से, फिर वो प्लांट में, वो सॉइल में गया, फिक्स हुआ, उससे प्लांट प्रोटीन सिंथेसाइज किया, ह्यूमन और एनिमल्स उसको खाया, ह्यूमन एनिमल्स मर गया, ह्यूमन एनिमल्स में नाइट्रोजियस कंपाउंड है जिसको कि बैक्टीरिया डिकम्पोज किया, और कुछ नाइट्रोजियस को जो कंपाउंड है उसको वो किसमें, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया. और इस तरह से ये पूरा साइकिल जो नाइट्रोजन का है वो इस इन्वायरमेंट में चल रहा है. इज दैट क्लियर? तो समझ रहे हो भगवान कितना दिमाग लगा के पूरा सृष्टि का रचना किए हैं. As a result, the percentage of nitrogen in atmosphere remains more or less constant. और इससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है मोर और लेस कांस्टेंट रहता है. एक क्वेश्चन हियर इट कैन बी आस्क्ड दैट एक तो होगा कि ड्रॉ नाइट्रोजन साइकिल. ओके, ना उसके बाद फिर हाउ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट. तो यू हैव टू आंसर दिस कि व्हेन सम प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका आंसर होगा. ओके, यहाँ तक पूरा आपको अच्छे से डिफाइड करके बताना होगा. अब भाई ये यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल, ये नाइट्रोजन साइकिल बिल्कुल ना एकदम याद कर लोगे अच्छे से. देखो, पहला आपका इसमें 3 वो है, फ्लो है, 1 है, 2 है और ये तीसरा है. हम बता देते हैं. यहाँ देखो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, लाइटनिंग हुआ, ये जो लाइटनिंग है इस प्रोसेस से क्या हुआ, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल में जो नाइट्रोजन का है वो कंपाउंड बन गया. अब जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में बना, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन. और अब क्या किया कि कंपाउंड जो सॉइल में जो नाइट्रोजन था उसको बैक्टीरिया क्या कर दिया, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके फिर से एटमॉस्फेयर में डाल दिया. ये हो गया तुम्हारा पहला साइकिल. दूसरा साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया. ओके, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड. और जो बैक्टीरिया है इसके बदले में क्या किया, जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजियस कंपाउंड में चेंज कर दिया. फिर आपके सॉइल में नाइट्रोजन आ गया और उसके बाद फिर क्या हुआ, आपको वो जो बैक्टीरिया है उसको वो नाइट्रोजन गैस में चेंज कर दिया. अब तीसरा क्या है, कंपाउंड है सॉइल में, इसको प्लांट्स खाया, प्लांट्स को एनिमल्स खाया, फिर एनिमल्स खाया. तो ये तो 2 हो गया कि आपका इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कैसे कांस्टेंट हो रहा है. ठीक है, और ये सॉइल का साइकिल है. ठीक है,
तो प्लांट्स इसको खाया, फिर प्लांट्स खाया तो प्लांट्स को एनिमल्स खाए, फिर वो लोग मरे या फिर उनका जो एक्सक्रीटा था वो निकला डेथ के बाद, तो फिर वो फिर कंपाउंड में बन गया सॉइल में, ठीक है। फिर वही कंपाउंड जो नाइट्रोजन का था वो सॉइल में बन गया। तो दिस इज़ नाइट्रोजन साइकिल एंड दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे तरीके से, इतने अच्छे से याद रखोगे ना नाइट्रोजन साइकिल को कि नींद में भी उठा के कोई बोले नाइट्रोजन साइकिल बनाने तो बना लोगे, ओके। इससे बहुत कुछ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हम लोग जल्द ही मिलेंगे चैप्टर 3 क्लास 8, ओके। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।